पाकिस्तान चीन की मदद से एक फाइटर जेट बनाता है जिसका नाम है JF-17 थंडर ब्लॉक। इसका सिमुलेटर मतलब समझिए कि एक प्रकार का वीडियो गेम जैसा कुछ इस प्रकार का, जिसको आप टेबल पर रखा हुआ ऐसे देख सकते हैं, जिसमें कॉकपिट के अंदर आप बैठे हो तो आपको कैसा दृश्य दिखाई देगा, उस तरह का सिमुलेशन आपको स्क्रीन पर दिखाया जाता है। JF-17 का सिमुलेटर हाल ही में बांग्लादेश भेजा गया है। यह जो सिमुलेटर है इस पर एयरफोर्स के पायलट ट्रेनिंग लेंगे। उद्देश्य क्या है कि अगर JF-17 आपके यहां आता है तो आप चलाएंगे कैसे। JF-17 पाकिस्तान दुनिया को बेच रहा है चीनी, लेकिन बेच पाकिस्तान रहा है क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि मैं मेरे कनेक्शन से बेचता हूं। ऐसे में बांग्लादेश में भी JF-17 आना यानी फाइटर जेट आना, यह भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती के रूप में कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को जन्म देने वालों में हमारा नाम आता है। भारत पाकिस्तान की सीमा है, इसकी सुरक्षा पर्टिकुलरली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दी हुई है, जो कि एक अर्धसैनिक बल है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा भी करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही हुआ करता था, दैट वाज पूर्वी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों पर पहले से BSF थी। तो अब जब हम बात बांग्लादेश की करते हैं तो इसकी सुरक्षा BSF के पास ही है। BSF शुरुआत में जितनी भी इन्फिल्ट्रेशंस हैं, पाकिस्तान से आने वाली हों या बांग्लादेश से आने वाली हों, उन्हें रोकने की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि बांग्लादेश से बहुत सारे अवैध प्रवासी भारत में प्रवेश करते हैं, और चूंकि बांग्लादेश भारत के साथ, मतलब भारत बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, ऐसे में भारत में बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर्स यहां से निकलकर आ रहे थे। ऐसी स्थिति में BSF को जरूरत थी उस बॉर्डर पर फेंसिंग करने की। फेंसिंग मतलब इस तरह की तारबंदी करने की। सरकार लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में कुछ बॉर्डर पर शहर, गांव, कस्बे ऐसे बसे हुए हैं कि बिल्कुल बॉर्डर के उस पार बांग्लादेश, इस तरफ भारत, और लोगों का आना जाना बिल्कुल ऐसे जैसे कि यहां पर किसी ने सब्जी बनाई है तो रोटी शायद वहां से मंगा के खा ले। मतलब इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ में मिलना जुलना का भाव था बॉर्डर के एरिया पर। इससे नुकसान क्या होता था? बहुत बार कोई बांग्लादेश से क्राइम करके क्रिमिनल भारत में शरण ले लेता था, या भारत में क्राइम करके बांग्लादेश में शरण ले लेता था। दूसरा, बांग्लादेश के साथ में बहुत सारे अवैध लोग या भारत के अंदर किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वाले लोग उस रास्ते से भारत में एंट्री कर जाते थे। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि BSF को यहां पर फेंसिंग की जगह दी जाए। फेंसिंग करने क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि यहां पर जो सरकार थी, उस सरकार के द्वारा लोगों की सुविधा को ख्याल रख करके BSF को इस फेंसिंग की जगह देने से रोका हुआ था। स्टेट को जगह देनी थी, स्टेट जगह नहीं दे रहा था। पहला काम जो किया सरकार ने, शुभेंदु अधिकारी ने आते ही अपने पहले आदेश में इस फेंसिंग की जगह का अलॉटमेंट कर दिया। 600 एकड़ जमीन 45 दिनों के भीतर देने का वादा कर दिया कि यह जमीन दे दी जाएगी। और यह जमीन, ये जो पूरा एरिया जुड़ा हुआ है बांग्लादेश के साथ, जो 4096 किलोमीटर का है, जिसमें पश्चिम बंगाल खुद लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास की सीमा, 2200 किलोमीटर के आसपास की सीमा रखता है, उसमें से 850 से अधिक किलोमीटर अब तक ऐसा था जिस पर फेंसिंग नहीं हो पाई थी। पश्चिम बंगाल में 2,500 के आसपास किलोमीटर है, लेकिन फिर भी 800 किलोमीटर के आसपास सीमा ऐसी थी जिस पर फेंसिंग नहीं हो पा रही थी। उस फेंसिंग को अब आगे बढ़ा दिया गया है। अच्छा, केवल क्या इतना ही इशू है? नहीं, इशू यह भी है कि इस फेंसिंग के साथ साथ पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जिस तरह से सुंदरबन डेल्टा फैला हुआ है, मार्शी लैंड फैली हुई है, दलदल फैला हुआ है, गंगा का और हुगली का पूरा क्षेत्र बना हुआ है, उसके चलते भी फेंसिंग में दिक्कत आती थी। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र भी था जहां पर आप फेंसिंग कर नहीं सकते थे। जिस जगह पर आप फेंसिंग नहीं कर सकते थे उसे 174.5 किलोमीटर आंका गया, यानी कि नॉन फिजिबल गैप माना गया कि यहां पर खंबे गाड़ नहीं सकते। तो क्या करें? हो सकता है कि कोई उन मार्शी लैंड से घुस करके चला आए, यानी कि कोई अवैध प्रवासी हो सकता है उन तटों में से तैरते हुए चला आए। तो यह डिसाइड किया गया है कि उन क्षेत्रों में मगरमच्छ और सांप छोड़ दिए जाएंगे। मतलब 865 किलोमीटर जो अब तक लेफ्ट था, जिसको पश्चिम बंगाल सरकार दे नहीं रही थी, जमीन नहीं दे रही थी, उस जमीन में अब फेंसिंग तो होगी ही होगी, और जो नॉन फिजिबल क्षेत्र है लगभग 174 किलोमीटर का, उसमें स्नेक और मगरमच्छ छोड़ने की प्लानिंग कर ली गई है। इससे क्या होगा? इससे उधर से चलता हुआ व्यक्ति इधर और इधर से चलता हुआ व्यक्ति उधर नहीं जा सकेगा। और लगातार अन्य जो राज्य हैं उनसे भी कवायद करके चेक किया जा रहा है कि कैसे इस सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। फेंसिंग का काम शुरू किया जा रहा है, और जो अवैध रूप से बसे हुए लोग हैं उनकी पहचान करके, चिन्हित करके उन्हें BSF को सौंपा जाएगा। BSF फिर उन्हें उस तरफ बांग्लादेश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है
उसको पकड़ा देगी कि साहब इसे लो और अपने साथ लेकर चले जाओ। अब यह काम कैसे होगा? देखो, कुछ दिन पहले ही, आपको मालूम है कुछ साल पहले ही भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में गैर मतलब मुसलमानों को छोड़ करके वो लोग जिन पर ज्यादतियां हुई धर्म के आधार पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जिन पर ज्यादतियां हुई और वो उन देशों से निकलकर भारत में शरण प्राप्त करने आ गए थे दिसंबर 2024 से पहले, तो उन्हें अपने देश में यानी भारत में नागरिकता देना और उसके अलावा अगर कोई आ गया है तो उसे वापस भेज देना। इनडायरेक्ट मीनिंग यही था। वो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था वो पश्चिम बंगाल में अप्लाई नहीं हो रहा था। मतलब देखिए, बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर लगा था उस बॉर्डर पर से आवागमन तो चल ही रहा है, प्लस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो रहा था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं था तो जो लोग यहां पर अवैध रूप से बांग्लादेशी आकर बस गए थे, जिनकी पहचान भी कर ली जाए तो उनको किस कानून के आधार पर वापस भेजा जाए, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। तो दूसरा काम जो पश्चिम बंगाल में वर्तमान सरकार ने किया वो सीएए को लागू कर दिया और यहां से तुरंत प्रभाव से इन्हें वापस भेजा जा सकेगा। यानी कि फेंसिंग भी होगी और फेंसिंग के बाद में छटनी करके ताकि वापस ना आ जाए, उस काम को भी कर दिया जाएगा। ये यहां पर निकल रहा है। लोगों का कहना है कि ये बंगाली मुसलमानों को टारगेट करने का तरीका है। वास्तविकता में बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है और वहां से बड़ी मात्रा में मुसलमानों का ही यहां पर आगमन हुआ था, जिसको देखते हुए अब यह काम किया जा रहा है। ठीक है, जब पश्चिम बंगाल में पश्चिमी बंगाल जो बांग्लादेश है, जो कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तब पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा जब यातनाएं दी जा रही थी तो यहां से बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी या कहिए पूर्वी पाकिस्तानी लोग भारत में एंट्री कर गए थे, उनकी वापसी नहीं हो पा रही थी। तो अब सीएए यहां पर लागू होने जा रहा है और सीएए के लागू होते ही उनकी छटनी शुरू हो जाएगी। यह दूसरा आदेश है जो यहां पर दे दिया गया है। ठीक है साहब, तीसरा आदेश। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो पश्चिम बंगाल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। केंद्र सरकार की लोगों को बीमा देने की एक योजना है जिसका नाम आयुष्मान भारत योजना है। उस आयुष्मान भारत योजना को पश्चिम बंगाल में चालू किया जा रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिए जाने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में जनगणना को भी रोका हुआ था। अब जनगणना जो रुकी हुई थी वो यहां पर शुरू कर दी जाएगी, इसका आदेश भी दे दिया गया है। साथ ही साथ सरकारी नौकरी के अंदर जो उम्र की सीमा थी उसमें 5 साल की छूट दी गई है। मैंने आपको पिछली बार जब इलेक्शन हो रहे थे तब भी यहां का एक जिक्र किया था और बताया था कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो पुलिस थी पहले तक, वो संख्या में बहुत कम थी। संख्या में कम थी तो पुलिस को और पुलिसकर्मी की जरूरत जब होती थी तो फिर वॉलेंटियर्स को बुलाया जाता था कि आओ और आप वॉलेंटियर बनकर हमारी साथ में काम करवा लो, सिविल वर्क में हमारी मदद करो, चाहे ट्रैफिक संचालन में मदद करो, सुरक्षा में मदद करो। और ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स, विशेष रूप से टीएमसी के बड़ी संख्या में वर्कर्स पुलिस के साथ सिविल पुलिस बनकर के वहां पर शांति व्यवस्था बनवाते थे। शांति व्यवस्था ज्यादा और पार्टी के लिए वर्क कम, मतलब शांति व्यवस्था कम और पार्टी के लिए काम ज्यादा करने का प्रयास होता था, जिससे पॉलिटिकल पार्टी अपने बहुत सारे हितों को साध लेती थी। इसके चलते पुलिस पर लोगों का अविश्वास था। बड़े दिनों से यहां के शिक्षकों के लिए, यहां पे पुलिसकर्मियों के लिए नौकरियों की संख्या नहीं निकल रही थी। अब यहां पर गवर्नमेंट की संख्या, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 5 साल की आयु सीमा का छूट दिया गया है कि जो इतने समय तक अप्लाई करना चाहते थे और नहीं कर पाए थे, उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करवाया गया। इतना ही नहीं, छूट दी गई है। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे पश्चिम बंगाल के अंदर केंद्रीय सेवाओं के कर्मचारी थे जो डेपुटेशन पर दिल्ली आना चाहते थे या किसी दूसरे राज्य में जाना चाहते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि पश्चिम बंगाल के अंदर कई पुलिस अधिकारी जिन्हें खुद केंद्र हटाकर दूसरे राज्य में भेजना चाहता था, उन्हें नहीं हटाया पाया जा रहा था क्योंकि स्टेट परमिशन नहीं दे रहा था। स्टेट ने अब वो परमिशन दे दी है। अब चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, इन सभी की, या फिर डब्ल्यूपीएससी के थ्रू जो जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाने की इजाजत दी जाएगी। और तो और भारत में हाल ही में जो भारत न्याय संहिता लगी थी उसको भी पश्चिम बंगाल में अप्लाई नहीं किया हुआ था, अब वो भी चालू हो जाएगी। यानी पश्चिम बंगाल बहुत से केंद्रीय कानून, चाहे केंद्रीय योजनाएं हों चाहे केंद्रीय कानून हों, उनको अपनाने में देरी कर रहा था। अब उन सबको यहां पर परमिशन दी जा रही है। इन सबको किस तरह से जोड़कर देखा जाए, इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के लिहाज से भी जोड़कर देखा जा सकता है। पर आवश्यकता थी कि बहुत सारे केंद्रीय कानून, बीएसएफ की मजबूती, यहां पर स्थिरता और यहां पर किसी भी प्रकार का अपीजमेंट जगह ना ले पाए।
अगर ऐसा यहां जारी रहता तो संभव है कि बांग्लादेश भारत में इन्फिल्ट्रेशन का बड़ा क्षेत्र बनकर आता। पाकिस्तान बांग्लादेश के माध्यम से भारत में तमाम प्रकार की दिक्कतें पैदा कर सकता था। बॉर्डर एरियाज में लगातार आतंकवादियों का आना जाना जारी था। पाकिस्तान से उन्हें धर्मगुरु बनाकर बांग्लादेश की सीमा पर भेजा जा रहा था, जो भारत के साथ साझा होती है। वहां पर कुछ इस प्रकार के प्रवचनबाजियां चल रही थी जिससे कि भारत को उकसाया जा सके। तमाम प्रकार की चीजें चल रही थी। अब उनको एक एक करके जवाब दिया जा रहा है। इतना ही खैर, बांग्लादेश की एक और खबर है, और वो खबर यह है कि बांग्लादेश के जो ऑफिशियल्स हैं वो ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? पहले तक वो कहां थे? पहले वो मसूरी आया करते थे। जैसे भारत के अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ऐसे बांग्लादेश के ऑल इंडिया सर्विसेज होंगी, ऑल बांग्लादेश सर्विसेज होंगी। और उन ऑल बांग्लादेश सेवाओं के जो अधिकारी हैं, जो 53 साल से मसूरी में ट्रेनिंग लेने आते रहे सिविल सर्विसेज के, वो अब लाहौर की यात्रा पर हैं। उसकी तस्वीरें भी बाहर आई हैं, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। कदम यूं क्योंकि इतने समय बाद ये लोग लाहौर में ट्रेनिंग लेने गए हैं। ऐसी स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश के नजदीक आने की पहचान बनती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले भी एक ही हुआ करते थे, लेकिन बीच में भारत के संबंधों के चलते बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत दूर हो गया था। मोहम्मद यूनुस ने इनको नजदीक लाने का काम किया, और वो अब तक चल रहा है। इतना ही नहीं, एक मामला आपको जो पता हो, जो काफी ज्यादा भारत में उछला था, आरजी कर केस का, जिसमें कि एक मेडिकल छात्रा के साथ कॉलेज में रेप हुआ था और उसकी फिर हत्या कर दी गई थी। उस मामले को फिर से ओपन किया गया है, और उस मामले को कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशन में जून 25 तक सीबीआई को जांच की प्रोब करने के लिए कहा गया है। मतलब सीबीआई को इस मामले के अंदर जांच करने के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर के शुरुआती 13 दिन में काफी सारे एग्जीक्यूशन हुए हैं, जिससे पश्चिम बंगाल केंद्र में चर्चा में आया हुआ है। अब और क्या हो रहा है? और है इंटरनेशनली डेवलपमेंट। अब मैं वो आपको बताता हूं। भारत के पूर्व में बैठा पाकिस्तान, जो कि पहले पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान था, अब वो बांग्लादेश है। लेकिन वो जो काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं इससे और इससे बोले तो चाइना से प्रभावित होकर कर रहा है। भारत के अंदर जैसे ही पश्चिम बंगाल में सरकार बनती है शुभेंदु अधिकारी की, तो शेख हसीना की पार्टी की तरफ से उन्हें बधाई प्रेषित की जाती है। साथ ही साथ में तारिक रहमान की जो बीएनपी पार्टी है वो भी कांग्रेचुलेशन भेजती है, लेकिन साथ में तीस्ता नदी को लेकर भी एक रिक्वेस्ट भेज देती है। अब ये तीस्ता की कहानी क्या है, हालांकि इस पर डिटेल में हमने सेशन किया हुआ है। भारत से एक नदी है जो कि बांग्लादेश में बहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल भी उसमें अपना पानी का हिस्सा चाहता है, जिसको लेकर के भारत और बांग्लादेश के साथ साथ बांग्लादेश के इंटरेस्ट के खिलाफ पश्चिम बंगाल भी अपना इंटरेस्ट रेज करता रहा है। ममता बनर्जी के टाइम पर केंद्र के साथ इस बात को लेकर मतभेद रहा है कि जल बंटवारे को लेकर पश्चिम बंगाल को टेबल पर क्यों नहीं लिया जाता। बीएनपी ने इस बार टीएमसी से कहा, इससे भारत के अंदर बैठी बीजेपी की पार्टी जो पश्चिम बंगाल में है, इनसे कहा गया है कि तीस्ता जल बंटवारे को लेकर के कोई अच्छा फैसला ले लेना। अब देखना होगा कि तीस्ता जल बंटवारे में किस तरह से समझौता भारत अपने हित में करता है। इसके अलावा तारिक रहमान जो यहां पर वर्तमान में मतलब प्रधानमंत्री बने हैं, वो अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चाइना जा रहे हैं। ऐसा 19 मई को इंडिया टुडे के अंदर प्रकाशित हुआ। अब इसकी कोई पूर्ण सूचना नहीं आई है, लेकिन कुड बी डेस्टिनेशन करके ये न्यूज छापी गई है। इसके पीछे का तर्क क्या है? अक्सर ये देखा जाता है कि भारत के आसपास जितने भी छोटे देश हैं, या फिर वो जो भारत को एज ए बिग ब्रदर देखते हैं, चाहे श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, फिर चाहे बांग्लादेश, नेपाल, इनके प्रधानमंत्री पहली बार, क्योंकि इन्हें असल में आवश्यकता भारत की है। सोचकर देखने वाली बात है कि बांग्लादेश का 4000 से अधिक किलोमीटर बॉर्डर भारत के साथ साझा होता है, तो रियल में उसको भारत की जरूरत है। लेकिन अगर उस स्ट्रेस के बावजूद भी वो चाइना को प्रेफर करते हैं, तो ये भारत के लिए चिंता है। मतलब भारत को किनारा छोड़ के, हाशिए पर रख के वो अगर चाइना की यात्रा पर जाते हैं, तो ये दर्शाता है कि प्रायोरिटीज क्या है। हालांकि बीएनपी का पहले भी इतिहास यही रहा है। जो बांग्लादेश के अंदर तारिक रहमान की पार्टी है, इनकी माताजी जब पीएम हुआ करती थी, उनके भी इंटरेस्ट चाइना के साथ जुड़े रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को कभी तवज्जो इतनी नहीं दी थी। बीच में जो मोहम्मद यूनुस आए थे, इन्होंने पाकिस्तान को टेबल पर ला दिया था चाइना के साथ साथ। खैर, फिलहाल के लिए तारिक रहमान आने वाले समय में चाइना को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये मीडिया में खबर है। आने वाले समय में क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन एक चीज यहां से बता दूं मैं आपको, शेख हसीना भी जब पहली बार पीएम बनी थी, तब भी वो चाइना की यात्रा पर गई थी। तो यहां पर चाइना और इंडिया में किसे प्रेफर किया जाएगा, एक बड़ा मसला रहा है। भारत के इस स्टैंड को आप कैसे देखते हैं, जरूर बताइएगा। भारत के द्वारा इन क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए, चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षित रखने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं, सो दैट पूर्वोत्तर में कोई भी मैलाफाइड इंटेंशन देखा ना जा सके।